हेलो गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारा न्यू एंड फ्रेश चैप्टर, एक बहुत ही नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। अब स्टाफिंग जो है वो भी हमारे मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। हम अभी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस का, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो हमने ये जाना था कि मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस को संभालना, टू टेक केयर ऑफ द बिजनेस, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट को संभालना, यही बिजनेस को संभालना वही मैनेजमेंट कहलाता है। अब हमने ये भी जाना था कि मैनेजमेंट में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिनमें से सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है प्लानिंग। मतलब एक ऐसा स्टेप जिसमें हम ये सोचते हैं कि क्या करना है, व्हाट डू वी नीड टू डू। ओके, ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जहाँ पे हम प्लान्स बनाते हैं कि हमारे बिजनेस में बेसिकली हमें करना क्या है। इसके बाद हमने जाना था कि अब हमने प्लान तो बना लिया कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो उसके लिए जो तैयारी होती है वो तैयारी भी हमें करनी होगी। वी विल हैव टू डू द प्रिपरेशंस, एंड ये जो तैयारी होती है ये हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। तो प्लानिंग भी हमने कर लिया है, ऑर्गेनाइजिंग भी हमने कर लिया है। अब जब हमने अपने कंपनी के लिए प्लान बना लिया, हमने कंपनी के लिए जो मेन तैयारी है वो भी कर ली है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है वो आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपने बिजनेस में काम करने के लिए सिर्फ प्लान बनाएंगे एंड सिर्फ तैयारी करेंगे, उससे नहीं होता है। हमें काम करने के लिए लोग भी चाहिए। We need people who will work for us. So वो लोगों को जब हम अपने बिजनेस में लाते हैं, या फिर वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोगों को अपने बिजनेस में लाते हैं, उसको हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच वी ब्रिंग पीपल टू वर्क इन टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। सो स्टाफिंग का सिंपल मतलब होता है कि अपने बिजनेस में लायक आदमियों को रखना। मीन्स टू employ people in our organization who are capable of handling the work, that is known as स्टाफिंग। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं, इसको एम्प्लॉय, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। मतलब हमने क्या किया है कि इन सभी जगहों पे, मतलब ऑर्गेनाइजिंग में हमने बेसिकली क्या किया कि सभी के लिए जगह बना दिया कि यहाँ एमडी रहेगा, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, यहाँ मैनेजर रहेगा, यहाँ सुपरवाइजर रहेगा, यहाँ लेबर रहेगा। इस टाइप से हमने वहाँ पे जो सेटिंग है वो कर दी है। लेकिन उस सेटिंग के अंदर में अब हमें लोगों को डालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को नहीं डालेंगे तो फिर कोई काम नहीं होगा। तो वो जो लोगों को डाला जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। सो आइए यहाँ पे देखते हैं। Staffing is an operation of recruiting the employees by evaluating their skills, knowledge, and then offering them specific job roles accordingly. It is one of the most important functions of management. It involves the process of filling the vacant positions of the right personnel at the right job at right time. तो स्टाफिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि अपने बिजनेस में लोगों को लेना। टू एम्प्लॉय पीपल मीन्स टू स्टाफ पीपल। हम लोगों को काम दे रहे हैं, उसी को हम लोग स्टाफिंग कहते हैं। अब काम कैसे दिया जाता है, तो भैया उनका जो स्किल्स होता है, उनका जो नॉलेज होता है, उनको पहले देखा जाता है। मतलब आप अगर कहीं पे भी जाएंगे तो आपका पहले इंटरव्यू लिया जाएगा, आपका बैकग्राउंड देखा जाएगा, एंड उसके बाद आपको एक पोजीशन दे दी जाती है। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आप, मैंने बोला सर मैं आज से काम करूँगा और वो आपको ले लेंगे। सबसे पहले वहाँ पे आपका जो सबसे पहले आपका वहाँ पे एक इंटरव्यू होगा, एंड इंटरव्यू होने के बाद वो लोग ये देखेंगे कि क्या आप उस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। अगर सूटेबल हैं तो आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। ओके, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस में जो जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में किया कि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा, फिर इसके नीचे में एमडी रहेगा, फिर एमडी के नीचे में मैनेजर रहेगा, मैनेजर के नीचे में सुपरवाइज़र रहेगा, तो इन सब जगहों को हमने वहाँ पे बनाया है। लेकिन इन सब जगहों में लोगों को भर्ती करना, ये हम स्टाफिंग में करते हैं। तो स्टाफिंग का सिंपल मतलब होता है कि ये जो खाली जगहें जो कि ऑर्गेनाइजिंग में हमने बना करके रखी है, इनको भरना। होप आपको ऑर्गेनाइजिंग समझ में आया होगा। ओके, अब
मैं स्टाफिंग, आपको स्टाफिंग समझ में आया होगा। अब हम स्टाफिंग में जो स्टेप्स होते हैं हम उन स्टेप्स को देखने वाले हैं कि स्टाफिंग किया कैसे जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब हमें ये भी जांचना पड़ता है कि हमारा जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो कितना है, मतलब हमें कितने लोग चाहिए, हमें ये पहले सोचना पड़ता है। Staffing process begins with the estimation of manpower requirement, which means finding out number and type of employees needed by the organization in near future. Manpower requirement is not only to find out number of people needed but also so the type of people. मतलब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमें किस काम के लिए कौन सा आदमी चाहिए एंड किस टाइप का आदमी चाहिए। मतलब जाहिर सी बात है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्किल्ड ही चाहेगा, लेकिन हमें ये स्किल्ड में भी किस टाइप का स्किल्स, कम स्किल से हो जाएगा या फिर ज़्यादा स्किल से हो जाएगा, तो ये सबसे पहले हम लोगों को सोचना पड़ता है कि एक एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि हमें इतने लोग लगेंगे एंड इस टाइप के लोग लगेंगे। इस टाइप के लोग लगेंगे का मतलब कि ये जो लोग होंगे इनको इसमें नॉलेज होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ जो हमारा आता है वो होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब हमें कितने लोग लगेंगे एंड हम कितना काम एंड हमें किस टाइप के लोग लगेंगे वो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है। फिर होता है रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब बहुत लोग ये समझते हैं कि भर्ती ले लेना, नहीं, रिक्रूटमेंट का मतलब भर्ती लेना नहीं होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिक्रूटमेंट डज नॉट मीन कि हमने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को भर्ती कर लिया है, वो रिक्रूटमेंट नहीं कहलाता है। रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब होता है कि हमने बस लोगों को एक इनविटेशन दे करके रखा हुआ है कि आप आइए एंड हमारे बिजनेस में ये कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो ये जहाँ पे हमने सिर्फ एक एप्लीकेशन या फिर एक इनविटेशन लोगों को दे करके रखा हुआ है उसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। जैसे आर्मी का रिक्रूटमेंट निकलता है तो इसका मतलब आर्मी अगर रिक्रूट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आर्मी उतने लोगों को भर्ती कर रही है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ होता है कि इतने लोगों नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर लोगों को बताया जाता है कि अभी हमारे में वैकेंसी खाली है। तो ये जो लोगों को हम बता रहे हैं कि वैकेंसी खाली है तो उसको हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। So after assessing the number and type of employee required, the manager tries that more and more people should apply for the job so that the organization can get more choice and select better candidates. Company advertises in newspapers etc. and many job seekers after reading the advertisement applies for the job. तो पहले तो ये तो सोच लिया कि किस टाइप के लोग चाहिए एंड कितने लोग चाहिए, फिर अब उन सभी लोगों को इनवाइट करेंगे जिसको कि हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। वी इनवाइट द पीपल टू कम इनटू आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्लाई फॉर दैट। अब होता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन। द सिलेक्शन इज डन थ्रू अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, इंटरव्यूज एटसेट्रा। इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। अब सबसे पहले हमने ये सोच लिया, हमें एक आइडिया आया कि हमें ये करना है। अब उसके बाद हमने रिक्रूटमेंट किया, मतलब लोगों को बताया। अब रिक्रूटमेंट अगर हम करेंगे तो इसमें ये नहीं लिखा रहता कि इतने लोग, मतलब रिक्रूटमेंट में कभी ये नहीं लिखा होता कि सिर्फ इतने ही लोग आए। रिक्रूटमेंट में अगर आपने 2 वैकेंसीज खोला होगा तो उसमें लाखों लोग आ सकते हैं। अगर आपने 100 वैकेंसीज खोला होगा तो उसमें लाखों लोग आ सकते हैं। तो इन लाखों लोगों ने जो आपके कंपनी में एप्लीकेशन दे करके रखा है इसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो लाखों लोग आपके कंपनी में काम करना चाहते हैं, लेकिन जब आप इस लाखों में से सिर्फ 100 लोगों को लेंगे एंड बाकी के जो लोग हैं उनको आप रिजेक्ट कर देंगे तो उसको रिक्रूटमेंट कहा जाता है। बहुत लोग सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन वो है नहीं। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट या फिर एक ऑफर दे करके रखा हुआ है कि इस कंपनी में इतना स्पेस खाली है, अगर किसी को अप्लाई करना है तो तुम वहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिलेक्शन का मतलब होता है कि जितने लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया है उनमें से चुन चुन करके निकालना। तो वहाँ पे इसीलिए रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में किसी को नहीं निकाला जाता। रिक्रूटमेंट में सिर्फ हम बोल रहे हैं कि भाई आओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। लेकिन हम निकालते कहाँ हैं? हम निकालते हैं सिलेक्शन में। सिलेक्शन में जितने लोग रिक्रूट होके आते हैं उसका
उसका बहुत ही कम मतलब 4-5% लोग भी उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। ओके फिर है प्लेसमेंट रिफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड इज आस्क्ड टू ऑक्यूपाई द वेकेंट जॉब पोजीशन। अब उस आदमी का जो है हमने सिलेक्शन कर लिया, मतलब उसको हमने अपने कंपनी में ले लिया है। अब कंपनी में ले लेने के बाद उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन पे उसको डालना, ये फोर्थ पोजीशन कहलाता है। ये फोर्थ पॉइंट है कि सबसे पहले हमने सोचा, फिर हमने लोगों को इनवाइट किया, लोगों ने इनविटेशन दिया, उस इनविटेशन में से हमने मैक्सिमम इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया एंड कुछ इनविटेशंस को हमने एक्सेप्ट किया एंड जितने इनविटेशंस को हमने एक्सेप्ट किया उनमें से हर एक आदमी को हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे लेके डाल दिया। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी फाइनेंस मैनेजर के लिए जगह खाली था तो वो जो फाइनेंस मैनेजर का जो स्पॉट जो कि खाली था उस स्पॉट में लोगों को बोलना कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके बैठो, उस स्पॉट को ऑक्यूपाई करवाना, वही प्लेसमेंट कहलाता है। ओके अब इसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए कोई पहले से सब कुछ सीख करके नहीं आता है, वो आ करके सीखता है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उन्हें अगर हम लोगों को वहाँ पे बिठा देंगे, बोलेंगे काम करो, तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जब हमने यहाँ पे उन सभी को उनका पोजीशन भी बता दिया है तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये होता है कि हमें उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ता है। वी हैव टू ट्रेन देम ताकि वो लोग जो है अपना स्किल्स को और अचीव कर सकते हैं। ओके अब ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है ये लास्ट प्रोसेस होता है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में बेसिकली उनको जो है वो काम सिखाया जाता है। दे आर मेनली टॉट द वर्क विच दे शुड नीड टू डू। ओके सो दीज वर द स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन। एंड अगर आपको ये बाउंसर गया है तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक मान के चलिए कि आपके कंपनी में आपको 100 सुपरवाइजर चाहिए। यू नीड 100 सुपरवाइजर्स। 100 सुपरवाइजर्स के लिए जगह खाली है। तो आपको सबसे पहले जब ये पता चला कि आपके कंपनी में 100 सुपरवाइजर्स के लिए जगह खाली है तो आपने 100 सुपरवाइजर्स को भरना है, इस चीज़ को सोचा। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब आपने जब ये देखा कि मुझे 100 सुपरवाइजर्स लगेंगे तो ये आपने एक एस्टिमेशन लगा लिया कि इतने सुपरवाइजर्स का मुझे काम है। तो सबसे पहला काम तो आपने यही किया कि आपने एक एस्टिमेशन लगा दिया है कि दिस इज़ द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स विच आई विल बी नीडिंग। एस्टिमेट आपने कर लिया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, आप न्यूज़पेपर्स में या फिर जहाँ भी पॉसिबल होगा आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देंगे कि भैया 100 लोगों का जगह खाली है, जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आ सकता है। तो ये जो लोग आपके कंपनी में आ रहे हैं इसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। मतलब जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं कि तुम आओ और मेरे बिजनेस में काम करो तो इसको हम लोग रिक्रूटमेंट बोलते हैं। अब जब रिक्रूटमेंट हो गया लोगों का तो फॉर एग्जांपल आपने 100 लोगों का वैकेंसी खोल के रखा था लेकिन वहाँ पे अप्लाई 50,000 या फिर 1 लाख लोगों ने किया। हम 50,000 ही लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 100 जगह पे 50,000 लोग तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। एंड ये जो 50,000 लोग आए हैं इसमें से हर कोई इस पोस्ट के लिए लायक भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन 50,000 लोगों को एग्जामिन करना पड़ेगा, इनका थॉरो चेकिंग करना होगा। एंड उसके बाद इन 50,000 में से हम सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को लेंगे एंड उनको जो हमने 100 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट किया इसमें से उसको हम लोग सिलेक्शन बोलेंगे। ओके मतलब 50,000 लोग आए उसमें से हमने 100 लोगों को लिया, बाकी 49,900 लोग जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। ओके अब सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन होने के बाद हमने 100 लोगों को अपने कंपनी में ले तो लिया है लेकिन क्या सिर्फ 100 लोगों को कंपनी में लेने से ही हो जाएगा, हमें उन्हें उनका ये भी देना पड़ेगा। मतलब उनका जो हमें डेजिग्नेटेड पोजीशन है वो हमें उनसे ऑक्यूपाई करवाना पड़ेगा। वी नीड टू ऑक्यूपाई द पोजीशन। मतलब उनको बोलना पड़ेगा भैया जाओ तुम अपना ऑफिस संभालो। 100 सुपरवाइजर्स को बोल देंगे तुम जाओ अपना काम संभालो। अब वो काम संभालने जब आएंगे तो ये तो उन्होंने अपना जगह ले लिया, अब काम सीखने के लिए हमें उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये हमारा लास्ट प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली
बेसिकली 5 प्रोसेस होता है। पहले ये तो सोचते हैं कि कौन कौन से लोग लगेंगे एंड किस टाइप के लोग लगेंगे। दूसरा ये कि उन सभी को एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भैया तुम आओ हमारे बिजनेस में काम करो, तुम आओ हमारे बिजनेस में काम करो। फिर जितने भी लोग आते हैं उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है एंड बाकी लोगों को रिजेक्ट किया जाता है। एंड जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनको उनके बाद उनका ऑफिस दिखा दिया जाता है एंड ऑफिस दिखा देने के बाद उनको काम सिखाया जाता है। तो ये होता है बेसिकली एक ऑर्डर, जिसमें कि हमारा जो हमारा स्टाफिंग होता है वो किया जाता है। ओके, अब स्टाफिंग करना क्यों ज़रूरी है? तो भैया सबसे पहले बात तो यही ज़रूरी कि अगर स्टाफिंग नहीं करेंगे तो काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तब बिजनेस करने का कोई मतलब ही नहीं होगा। स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन डिस्कवरिंग ऑफ क्वालिफाइड एंड ऑब्टेनिंग कम्पिटेंट पर्सन्स फॉर वेरियस जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोग चाहिए एंड ये लोग हमें सिर्फ और सिर्फ स्टाफिंग प्रोसेस से ही मिल सकते हैं, इसीलिए स्टाफिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर है सिंस द राइट पर्सन इज रिक्रूटेड फॉर द राइट जॉब्स इट लीड्स फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड हायर परफॉर्मेंस। अब स्टाफिंग में क्या होता है कि हम किसी ऐरे गहरे नत्थु कैरों को उठा के नहीं ले आते कि ए भाई तू आजा, तू हमारे बिजनेस में काम कर। नहीं, स्टाफिंग में बहुत ध्यान से एंड बहुत ही एकदम सोच समझ के लोगों को लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी एकदम नालायक सा आदमी आकर के हमारे बिजनेस में काम करने लग जाएगा। इसमें जितने भी लोग हमारे बिजनेस में काम करते हैं सभी के सभी हाईली क्वालिफाइड होते हैं एंड क्योंकि सभी के सभी हाईली क्वालिफाइड होते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जब वो काम करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, फिर इट प्रमोट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम यूज होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए स्टाफिंग में क्या होता है कि हम जितने भी लोगों को लेते हैं वो सभी लोग बहुत ही मेहनत करते हैं ताकि उनको हमारे बिजनेस में चांस मिल जाए। तो इससे क्या होता है कि जितने भी लोग हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं उन सभी का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी ऑप्टिमाइज यूटिलाइज होता है। मतलब यहाँ पे सिंपली ये है कि अगर हम बिजनेस में किसी को भी ले लेंगे तो उसके अंदर में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो शायद ठीक से इस्तेमाल ना हो पाए। मतलब कि देखिए ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसके पास जितना अच्छा स्किल होगा उसका ह्यूमन रिसोर्स उतना अच्छा होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि क्योंकि हम कुछ गिने चुने लोगों को एंड एक्सपर्ट लोगों को ही अपने बिजनेस में लेते हैं, वी टेक ओनली अ फ्यू पीपल एंड एक्सपर्ट पीपल इन आवर ग्रुप। सो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो मतलब बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स हमारे बिजनेस में आता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी आके काम कर रहा है, सिर्फ वही लोग आके हमारे बिजनेस में काम करते हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, जिनको अच्छा खासा स्किल्स होता है। ओके, फिर है इट इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स थ्रू एडिक्वेट रेम्यूनरेशन फॉर ईच जॉब। मतलब हर एक काम करने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा खासा सैलरी उन्हें दिया जाता है, क्योंकि फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं। तो क्योंकि उन्हें अच्छा खासा सैलरी दिया जाता है उनका काम करने के लिए, इसीलिए क्या होता है कि उनका जो सेटिस्फैक्शन और मोरल है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। मतलब ये कि हम अगर अपने बिजनेस में किसी को काम करने के लिए ले आ रहे हैं तो हम उससे फ्री में तो काम करवाएंगे नहीं, वो हमसे अच्छे खासा पैसा लेगा। ही विल चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अस। तो जब वो पैसे हमसे चार्ज करेगा तो क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे तो अब वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ओके, फिर सिंस स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज द लेबर कॉस्ट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। अब क्योंकि यहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी का ह्यूमन रिसोर्स मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इससे जो हमारा ये है जो कि हमारा खर्चा है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि अगर ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट निकालना जानते हैं तो हमारा जो यहाँ पे खर्चा हो जाता है वो भी बहुत कम हो जाता है। ओके, फिर इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट मैनेजर्स। अब क्योंकि यहाँ पे काबिल लोग हमारे बिजनेस में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एंड हम
उन काबिल लोगों के साथ और भी ज़्यादा काबिल लोगों को ले रहे हैं, तो इससे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ जो है वो हमेशा बना हुआ रहता है। ओके, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कहलाता है रिक्रूटमेंट। ऑल्दो आपको रिक्रूटमेंट अब तक पता चल ही चुका होगा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, लेकिन रिक्रूटमेंट को मैं एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूं कि रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पब्लिसाइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंड्यूसिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर अपॉइंटमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब क्या होता है भैया? रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि हम अपने बाहर में जो लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, उन नॉर्मल पब्लिक को ये बात बताएं कि हमारे बिजनेस में इस पोजीशन के लिए वैकेंसी है, एंड उन्हें इंड्यूस करें। याद रखिएगा, फोर्स नहीं करेंगे, उन्हें मनाएं ताकि वो हमारे बिजनेस में काम करने के लिए अप्लाई करें। रिक्रूटमेंट का सिंपल मतलब होता है लोगों को बताना कि यहाँ पे वैकेंसी है एंड उनसे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करवाना। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं एंड लोग आकर के हमारे बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। ओके, अब रिक्रूटमेंट का इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। अब रिक्रूटमेंट का सोर्सेज क्या क्या होता है, मतलब हम रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, रिक्रूटमेंट मतलब होता है कि अपने बिजनेस में लोगों को ये करवाना, मतलब अपने बिजनेस में लोगों को इंड्यूस करवाना, उनको मनाना कि वो हमारे बिजनेस में काम कर सके। तो रिक्रूटमेंट कैसे होता है, इसका दो सोर्स होता है। एक होता है इंटरनल, मतलब बिजनेस के अंदर में ही कुछ ऐसे सोर्स होंगे जहां से हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एंड एक होता है एक्सटर्नल, कि बिजनेस के बाहर में जो सोर्सेज हैं हम वहां से रिक्रूटमेंट करवा सकते हैं। तो अंदर से रिक्रूटमेंट कैसे होता है? किसी आदमी का अगर प्रमोशन कर देंगे तो वो पहले आदमी जब यहाँ पे लो पोस्ट पे काम कर रहा था एंड हाई पोस्ट का जगह खाली था, तो इस हाई पोस्ट में बजाय कि हम बाहर से लोगों को इसमें अप्लाई करने के लिए करें, हम यहीं पे लोगों को प्रमोशन देंगे एंड वो जाकर के इस पोजीशन को फिल कर देंगे। ओके, फिर होता है रिटायरमेंट। अब अगर हाई पोजीशन पे या फिर किसी भी पोजीशन में कोई आदमी है जो कि रिटायर हो गया है, तो उसका जो पोजीशन है वो खाली हो जाता है। अब जब उसका पोजीशन खाली हो जाता है तो उसकी जगह पर एक नया आदमी आता है, तो इससे भी रिक्रूटमेंट होता है। फिर होता है फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की, हम जो हमारे पहले के एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको भी वापस से अपने बिजनेस में ये दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। फिर होता है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र का मतलब कि हम हमारे बिजनेस में एक आदमी जो कि हमारे साथ अभी यहाँ पे काम कर रहा है, हम उस आदमी को किसी दूसरे जगह पे भेज सकते हैं कि भैया तुम जाओ, तुम जाकर वहाँ पे काम करो, तो ये ट्रांसफ़र भी वहाँ पर होता है। एंड एक होता है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, मतलब जैसा हम लोग बाहर में एडवर्टाइजमेंट करके बाहर के लोगों को बोलेंगे हमारे बिजनेस में काम करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम अंदर में भी अपने लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं कि तुम लोग अंदर में ही अप्लाई करो हमारे बिजनेस में काम करने के लिए। तो ये वो सोर्सेज हैं जिनके थ्रू अंदर ही अंदर हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो हो सकता है। एंड जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है वो कैसे होता है ये हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि एक बिजनेस के अंदर ही अंदर रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो प्रमोशन क्या होता है? द प्रमोशन पॉलिसी इज फॉलोड एज अ मोटिवेशनल टेक्निक फॉर द एम्प्लॉयज हु वर्क हार्ड एंड शो गुड परफॉर्मेंस। प्रमोशन रिजल्ट्स इन एनहांसमेंट्स इन पे, पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रमोशन पॉलिसी इज दैट द टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी वेल डिफाइंड। तो प्रमोशन का ये यहाँ पे जो लिखा है ये आपको जरूरत नहीं है। प्रमोशन का सिंपल मतलब होता है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई जगह खाली हो चुकी है एंड कोई ऐसा आदमी है जिसने हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो ऐसे केसेस में हम उसको बोल सकते हैं कि आप अपना
जो वो नीचे का काम है वो छोड़ करके आप ऊपर में जो हाई पोजीशन है आप वहाँ पे जा कर के काम कीजिए। तो इससे भी रिक्रूटमेंट होता है। अब आप यहाँ पे बोलेंगे सर मैंने तो यहाँ पे नीचे से उठा करके ऊपर में डाल दिया, तो फिर ये रिक्रूटमेंट कैसे हुआ? रिक्रूटमेंट में तो हम सिर्फ उन लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो आदमी नीचे में काम कर रहा था, अब वो जाके ऊपर में काम कर रहा है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे हुआ? देखिए रिक्रूटमेंट ही इसको बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ उन सभी के सामने एक ऑफर दे रहे हैं। हमने ज़बरदस्ती उन्हें उठा करके नीचे से ऊपर पोजीशन में नहीं दे दिया है। हमने उनको बोला कि ऊपर का पोजीशन खाली है, अगर आप चाहें तो आप उस पोजीशन को ले सकते हैं। तो हमने सिर्फ उनके सामने में एक ऑफर रखा है, हमने उनको फोर्स नहीं किया कि आपको ये काम करना ही होगा। तो इसीलिए इसको रिक्रूटमेंट ही कहा जाएगा, सिलेक्शन नहीं कहा जाएगा। सो रिक्रूटमेंट में पहला तो यही होता है कि जो प्रमोशन होता है उससे भी हम लोग रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। फिर होता है रिटायरमेंट। अब देखिए जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट दो मतलब हो सकता है इसका, कि एक रिटायरमेंट होने से जगह खाली होता है एंड वो जगह पे हम लोगों को बोलते हैं उस पर अप्लाई करने के लिए, तो इससे तो ऐसे भी रिटायरमेंट हमारा सोर्स होता है। एंड और एक सोर्स ये होता है कि द रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ में बी गिवन द एक्सटेंशन इन देयर सर्विसेज इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट। मतलब अगर कोई आदमी है जो कि रिटायर होके चला गया लेकिन उसके जगह पे कोई अच्छा आदमी नहीं आ पा रहा है, तो वैसे केसेस में उसी आदमी का जो रिटायरमेंट पीरियड होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इससे भी हमारे बिजनेस में रिक्रूटमेंट होता है। बट यहाँ पे भी याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने सिर्फ उसके सामने में एक ऑफर दिया है कि हम आपका रिटायरमेंट पीरियड बढ़ा रहे हैं, हमने ज़बरदस्ती उसका वहाँ पे नहीं बढ़ा दिया है। ओके फिर है फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हु हैड परफॉर्म्ड वेल ड्यूरिंग देयर टेन्योर मे बी कॉल्ड बैक एंड हायर वेजेस एंड इंसेंटिव्स कैन बी पेड टू देम। जो पहले काम कर चुके हैं उनको वापस से बुलाया जा सकता है कि तुम आओ, तुम हमारे बिजनेस में काम करो। फिर ट्रांसफ़र भी हो सकता है कि अगर एक बिजनेस का दो डिपार्टमेंट था, एक था फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक जगह खाली रह गई तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एक आदमी को उठा करके इस यहाँ पे डाल दिया गया। तो ऐसे भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो सकता है। एंड फिर होता है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि हमारे बिजनेस में जो लोग होते हैं उनको ही हम लोग बताते हैं कि भैया हमारे बिजनेस में ये जगह खाली है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे किसी पे भी हमने किसी को उठा करके ज़बरदस्ती नहीं डाल दिया है, हमने सभी के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ऑफ़र रखा है एंड उसको एक्सेप्ट करना या ना करना ये टोटली उनके ऊपर में डिपेंड करता है। तो हमने अभी तक सिर्फ एक ऑफ़र रखा हुआ है। ओके अब बाहर से कैसे रिक्रूटमेंट, मतलब बाहर बिजनेस के बाहर कैसे लोगों को बोला जाता है? तो सबसे पहला तो यही होता है कि हम एक प्रेस एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो कि न्यूज़पेपर्स में निकलता है कि यहाँ पे इतना जगह वैकेंसी है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोर्स होता है जहाँ से बाहर से लोगों को रिक्रूट किया जाता है। फिर है कैंपस इंटरव्यूज़। अब ये हम जानते हैं जो कि 3 इडियट्स के लास्ट में हमने देखा हुआ था कि उनके कॉलेज में जा करके उन लोगों को एक ऑफ़र दिया जाता है कि आप हमारे कॉलेज में, आप हमारे कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलेज के कैंपस में जा करके भी उन लोगों को ऑफ़र दिया जा सकता है कि आप हमारे कंपनी में काम कीजिए एंड उसके थ्रू भी वो हमारे बिजनेस में रिक्रूटमेंट हो सकता है। फिर होता है प्लेसमेंट एजेंसीज। अ डेटा बैंक ऑफ कैंडिडेट्स इज सेंट टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिलेक्शन पर्पस एंड एजेंसीज गेट कमीशन इन रिटर्न। अब बहुत सारे ऐसे एजेंसीज होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर आप खुद कहाँ जा रहे हो रिक्रूटमेंट करने के लिए, आपको ना ज्ञान है ना कुछ है, आप हमें पैसे दे दो, हम आपको रिक्रूटमेंट करवा के दे देंगे। मतलब कुछ ऐसे एजेंसीज होते हैं जो कि पैसे ले करके भी रिक्रूटमेंट का काम कराते हैं। मतलब जगह जगह पे वो बोल देंगे कि यहाँ पे जगह खाली है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो खुद अप्लाई नहीं करेंगे, वो बल्कि आपसे पैसे लेंगे उसके लिए। ओके फिर है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पीपल रजिस्टर देमसेल्स विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक्सचेंजेस विद देयर पर्सनल डिटेल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वेस्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर इंटरव्यूज। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम करते हैं। मतलब जैसे मैं अगर बात करूं तो एक आदमी है जिसका नाम है मिस्टर ए। ओके ये है मिस्टर ए जिसको कि काम करना है, एंड ये है मिस्टर सी जिसको कि
जिसको कि काम करने के लिए लोग चाहिए। अब इसको भी नहीं पता कि भैया कहाँ पे अप्लाई करे, ही ऑल्सो डज इट एंड ही ऑल्सो डज नॉट नो कि कहाँ से लोग मिलेंगे। इसको काम करना है एंड इसको लोगों एंड इसको आदमी चाहिए जो कि काम करे। तो ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे यही काम होता है कि जिसको काम करना है उसको काम दिलाया जाता है एंड जिसको लोग चाहिए उसको आदमी दिलाया जाता है। तो ये यहाँ पे जा कर के बताएगा कि सुनो मुझे अपनी कंपनी के लिए इस टाइप का आदमी चाहिए। अब ये क्या करेंगे, इनके पास डेटा रहता है, मतलब जैसे जैसे वो लोग बोलेंगे वैसा वैसा डेटा उनके पास में रहता है। तो ये लोग उसमें से अगर ऐसा हुआ कि ये यहाँ पे उसने बोल दिया कि हमें एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए जो कि MBA होना चाहिए, उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ही शुड बी, मतलब उसका और भी एक स्किल्स या फिर कुछ भी बोला जा सकता है कि MBA हो और 5 साल तक उसने कभी किसी कंपनी में काम किया हो। तो ये डेटा वो जा करके जो एम्प्लॉयर है वो जा करके दे देगा। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे बहुत सारे लोगों का डेटा होता है, तो वो क्या करेगा, डेटा को मैच करवाएगा एंड वहाँ से जो भी आदमी उसे लगेगा कि हाँ इस काम के लिए ये आदमी ठीक है, तो वो इस आदमी को बोल देगा कि सर आप जाइए, आप इसके पास अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी रिक्रूटमेंट होता है। बट यहाँ पे भी याद रखिएगा कि सिर्फ ये जो है ये सिर्फ वहाँ पे जाके अप्लाई कर रहा है, उसने अभी तक उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ओके, फिर इसके बाद होता है वॉक इन इंटरव्यूज। दीज इंटरव्यूज आर डिक्लेयर्ड बाय कंपनीज ऑन द स्पेसिफिक डे एंड टाइम एंड कंडक्टेड फॉर सिलेक्शन। अब देखिए वॉक इन इंटरव्यूज का मतलब कंपनी एक दिन बता देती है कि हम इस दिन में इंटरव्यू लेंगे एंड अगर किसी को काम करने की इच्छा हो तो वो यहाँ पे आकर के अपना नाम जमा दे सकता है। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर होता है ई रिक्रूटमेंट। अब देखिए बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं जैसे jobs.com, naukri.com, monster.com। आप यहाँ पे भी जा करके अपना रेज्यूमे या फिर अपना जो भी डेटा होता है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं एंड उसके बाद आपका भी जो रिक्रूटमेंट है वो वहाँ पे हो जाएगा। एंड कंपिटिटर्स क्या होता है, बाय ऑफरिंग बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स ट्राई टू गेट द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द कंपिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है जो कि हमने देखा हुआ है कि एक कंपनी में जब एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो from another company he is also given an offer. For example, if this is company A and this is company B, so here a man is working and and he is working with full dedication, so somebody from here can call him कि आप आइए एंड हमारे कंपनी में काम कीजिए। सो इस तरीके से भी जो रिक्रूटमेंट है वो भी किया जाता है। बट यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी प्रोसेस में हमने किसी को फोर्स नहीं किया या फिर हमने किसी को ज़बरदस्ती उठा करके नहीं डाल दिया गया। इन ईच एंड एवरी वन हमने यहाँ पे सिंपली उन लोगों को सिर्फ एक ऑफर ही दिया हुआ है कि आप आइए एंड आके काम कर सकते हैं। हमने किसी को ज़बरदस्ती उठा नहीं दिया है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को हमें साथ साथ ही पढ़ना होगा। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों को एक इनविटेशन देना कि आप आइए एंड आप हमारे बिजनेस में अप्लाई कीजिए, ये होता है रिक्रूटमेंट। एंड सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन होता है कि जितने लोगों ने वहाँ पर रिक्रूटमेंट में अपना वो देख करके रखा हुआ है, एप्लीकेशन देख करके रखा हुआ है, उन सभी एप्लीकेशंस में से जो बेस्ट आदमी होंगे या फिर जितने हमें लगेंगे उनको चूज करना, इसको हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। So finding the interested candidates who have submitted their profiles for a particular job is the process of recruitment, and choosing the best and most suitable candidates among this is the process of selection। मतलब लोगों को बुलाना वो रिक्रूटमेंट कहलाता है एंड सिलेक्शन जो होता है उसमें हम लोगों को उसी में से हम लोग उनको चूज करते हैं। ओके, अब सिलेक्शन का क्या क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन।
सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होता है कि सबसे पहले इन्विटेशंस को मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी इनवाइट एप्लीकेशंस, कि ये एप्लीकेशंस हैं एंड हमें इसके लिए ऐसे लोग चाहिए. So the prospective candidates from within the organization or outside the organization are called for applying for the post. Detailed job description and job specification are provided in the advertisement for the job. It attracts a large number of candidates from various areas. यहाँ पे सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को बोलते हैं कि आप आइए एंड आप आकर के हमारे बिजनेस में अप्लाई कीजिए. The first and foremost thing which we do is we ask the people to come and apply for our job. ये सबसे पहला काम होता है यहाँ पे. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो द रिसीविंग एप्लीकेशंस. अब लोग जो हैं वो अपना एप्लीकेशंस देना स्टार्ट करते हैं. डिटेल्ड एप्लीकेशंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विच प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स ऑफ अ पर्सन. दीज एप्लीकेशन फैसिलिटेट एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ द कैंडिडेट्स. तो एक एप्लीकेशन लिया जाता है लोगों से, मतलब पहले तो उनको इन्वाइट कर दिया गया, अब जब उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया तो उनसे एप्लीकेशन रिसीव करना, दिस इज आवर सेकेंड स्टेप. अब इसके बाद होता है scrutiny of applications. As the limit of a period within which the company is supposed to receive application ends, the applications are sorted out. Incomplete applications get rejected. Applicants with unmatching job specifications are also rejected. अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जब इतने सारे लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है तो उन लोगों में से कुछ लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है एंड कुछ लोगों का जो एप्लीकेशन होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है. मतलब अगर मान के चलिए कि पहले जो है एप्लीकेशन दिया 1000 लोगों ने, तो 1000 लोगों में से 400 लोगों का एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा. बाकी जो 600 लोग बचेंगे उनको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप के बाद क्या होता है, एज द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बिकम्स रेडी आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन द रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड. द टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल नॉलेज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स. दिस प्रोसेस इज यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्ज. अब जब उन लोगों ने अपना एप्लीकेशन दे दिया तो उसके बाद हम उनका एक रिटन टेस्ट लेते हैं, जिस रिटन टेस्ट में हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस टाइप के आदमी, मतलब वो कैसा काम करते हैं, वो किस तरीके से अपना, मतलब उनको और जांचने के लिए इसके बाद उनका एक रिटन टेस्ट करवाया जाता है. एंड कभी कभार ये भी हो जाता है कि अगर वो रिटन टेस्ट में कोई फेल हो जाता है तो फेल हो जाने के बाद उसे एक सेकंड चांस भी दिया जाता है. ओके, फिर इसके बाद होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, कि साइकोलॉजिकली भी उनको टेस्ट किया जाता है. सो दीज टेस्ट आर कंडक्टेड इंडिविजुअली एंड दे हेल्प फॉर फाइंडिंग आउट द इंडिविजुअल क्वालिटी एंड स्किल ऑफ अ पर्सन. द टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, सिंथेटिक टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट. मतलब एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाता है ये जानने के लिए कि जिसको हम लोग अपने बिजनेस में ले रहे हैं क्या वो पर्सनली फिट है, क्या वो पर्सनली फाइन है, मतलब वो क्या वो पूरी तरीके से ठीक है या फिर नहीं है. इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी उनका लिया जाता है. फिर उसके बाद होता है कि जिन्होंने अभी तक सब कुछ पार कर लिया है तो उन लोगों का एक इंटरव्यू लिया जाता है जहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जहाँ पे उनसे एक्सपीरियंसेस, मतलब इंटरव्यू आपको पता है कि वो क्या होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं. तो इस टाइप का यहाँ पे काम होता है जो कि पर्सनल इंटरव्यू कहलाता है. एंड पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद एक कंपनी क्या करती है, एटलीस्ट 2 रेफरेंसेज आर आस्क्ड फॉर बाय द कंपनी फ्रॉम द कैंडिडेट. रेफरेंस चेक इज अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक फॉर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट थ्रू देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज. अब जब इंटरव्यू ले लिया गया तो इंटरव्यू में आपको उसी टाइम पे रिजेक्ट नहीं कर दिया जाता है. इंटरव्यू के बाद क्या होता है कि एक चेक किया जाता है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दिया है एंड जो इसने इसमें बोला हुआ है इंटरव्यू में वो ठीक तो बोला है ना. तो ये एक और चेक यहाँ पे किया जाता है. इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन. अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे मेडिकली आपको फिट रहना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं एंड आपको केमिकल से एलर्जी है, तो उस केस में आपको वहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा.
तो ये देखने के लिए कि आप काम करने के लिए पूरा मेंटली फिट हैं, वो तो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है, लेकिन आप फिजिकली भी फिट हैं या फिर नहीं हैं, आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम लिया जाता है। एंड मेडिकल एग्ज़ाम लेने के बाद आपको फाइनली सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसमें कि आपको ये लेटर दे दिया जाता है एंड बोला जाता है कि सर आप इस दिन से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है प्लेसमेंट, जिसमें कि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि दिस इज अ फाइनल स्टेप, द सूटेबल जॉब इज एलोकेटेड टू द अपॉइंटेड कैंडिडेट सो दैट दे कैन गेट द होल आइडिया अबाउट नेचर ऑफ द जॉब, दे कैन गेट एडजस्टेड टू द जॉब एंड परफॉर्म वेल इन फ्यूचर विद ऑल कैपेसिटीज एंड स्ट्रेंथ। मतलब पहले तो उनको बोल दिया गया कि सर आप ज्वाइन कर लीजिए, एंड लास्ट में जब उनका वो ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल जाता है तो लास्ट में उनको सही में इन रियलिटी, ताकि वो लोग काम कर सके, उनको जो है उनका ऑफिस या फिर जो भी जगह होता है वो दिखा दिया जाता है। सो ये था प्रोसीड्योर कि कैसे सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले इनविटेशन लिया जाता है, फिर उन इनविटेशन के बदौलत हमें एप्लीकेशन मिलता है, फिर एप्लीकेशंस को चेक किया जाता है एंड वहीं से बहुत लोगों को निकाल दिया जाता है। फिर एक रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होने के बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिर एक इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उन इंटरव्यू को भी फिर से एक बार चेक किया जाता है, फिर एक मेडिकल एग्ज़ाम एंड उसके बाद उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। एंड उसके बाद जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है तो उसके बाद प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में क्या फ़र्क है। मतलब सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस वाइल रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस। तो सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में क्या फ़र्क होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले कि सिलेक्शन में क्या है एंड रिक्रूटमेंट में क्या है। तो अब देखिए, रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम किसी को भी निकालते नहीं हैं, हम किसी को भी बिजनेस से बाहर नहीं कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि ये नहीं बोलते हैं कि तुम नहीं आ सकते हो, तुम बाहर जाओ। रिक्रूटमेंट में जो भी आदमी हो, जैसा भी आदमी हो, वो आ करके हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सकता है। इसीलिए रिक्रूटमेंट जो होता है उसको एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी को भी निकाला नहीं जाता है। लेकिन हमने जो ये रिक्रूटमेंट देखा, सिलेक्शन देखा, इसमें हमने क्या देखा कि इनविटेशन सबसे पहले लिया जाएगा। तो हो सकता है कि इस इनविटेशन के टाइम पे 1 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फिर 90,000 लोगों का ही सिर्फ एप्लीकेशन हमारे पास आ पाता है। उन 90,000 में से सिर्फ 70,000 लोग ही ऐसे होते हैं जिनका एप्लीकेशन ठीक होता है एंड उनको अगले में दिया जाता है। फिर रिटन टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 50,000 लोग ही पास हो पाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट करते करते सिर्फ और सिर्फ 40,000 लोग ही हमारे बिजनेस में रह जाते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद सिर्फ 25,000 लोग ही हमारे बिजनेस में रहते हैं। फिर जब रेफरेंस चेक किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोग ही हमारे बिजनेस में रहते हैं। मेडिकल एग्जाम करने गए तो 15,000 लोग ही सिर्फ उसमें आ पाए। एंड लास्ट में जब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ तो ये पता चला कि 1 लाख लोगों ने कंपनी में अप्लाई तो किया था, लेकिन काम सिर्फ 15,000 लोगों को ही मिला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेप में हम लोगों को घटाते जा रहे हैं, लोगों को निकालते जा रहे हैं। इसीलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, जबकि रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में हम किसी को भी बाहर नहीं निकालते हैं। ओके, अब रिक्रूटमेंट के बाद जो हमारा ये होता है वो होता है ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है काम सिखाना, काम सिखाना। इसी को हम लोग ट्रेनिंग बोलते हैं। मीन्स टू टीच द पीपल हाउ टू वर्क, that is what we call training. So training can be defined as the process of increasing the knowledge and skills of the workforce to enable them to perform their jobs effectively, ताकि वो लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। उन्हें उनका काम सिखाना, उनका नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना, इसी को हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। ओके, अब ट्रेनिंग का सिंपल मतलब होता है काम सिखाना, आपको बस इतना ही याद रखना है। ओके, अब ट्रेनिंग कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, गिवन फॉर द न्यू रिक्रूट्स इन ऑर्डर टू मेक देम फेमिलियराइज विद द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू अंडरस्टैंड द प्रोसीड्यूर और कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसीज एग्जिस्टिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन।
अब इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई आदमी एकदम नया होता है, जब उसने अभी अभी काम स्टार्ट किया है, तो उस टाइम पे उसे जब जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। फिर है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू अबाउट द जॉब एंड एक्सपीरियंस ट्रेनर्स डेमोन्स्ट्रेट द एंटायर जॉब। एडिशन ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज आफ्टर इवेल्युएटिंग देयर परफॉर्मेंस इफ नेसेसरी। अब जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मतलब, इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब वो ट्रेनिंग जो कि नए लोगों के लिए है, एंड जॉब इंस्ट्रक्शन मतलब कि उन्हें जो मेन काम किया जाता है, जब वो सिर्फ और सिर्फ उस मेन काम का जो ट्रेनिंग होता है उसको हम लोग जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे जो एमबीए होता है उसको क्या संभालना होता है, उसे फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, ये सब संभालना होता है। तो जब एक मैनेजर या फिर जब एक एमबीए को मेन काम जो कि उसका फाइनेंस संभालना या फिर मार्केटिंग संभालना होता है, उसको सिखाना वो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग कहलाता है। फिर है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इट इज़ द ट्रेनिंग ऑन एक्चुअल वर्क टू बी डन बाय एन एम्प्लॉय बट कंडक्टेड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। अब जब वही ट्रेनिंग जो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है, मतलब जब उसे असली का काम, जब उसे अपने काम करने की जगह से अलग जगह पे सिखाया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे मेन काम होता है वहीं पे आपको एक बार में काम नहीं करने दिया जाएगा। आपको पहले एक डेमो करके एक अलग जगह पे सिखाया जाएगा, एंड इस टाइप का जो ट्रेनिंग होता है उसे हम लोग वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं। एंड फिर होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर्ड इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। दिस ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉयज। दिस ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग एन एम्प्लॉय। अब जैसा कि मैं अगर बात करूँ तो पहले क्या होता था कि जैसे मैं अगर बुक बाइंडिंग या फिर मैं अगर स्पाइरल बाइंडिंग की ही बात करूँ, जो मैंने पहले दिन किया भी हुआ था, कि पहले स्पाइरल बाइंडिंग हाथ से होता था, उसमें इस टाइप का एक मशीन हुआ करता था जिसमें कि ऐसे लीवर प्रेस करो एंड उसमें पंच हो जाए करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे हमें भी बढ़ना पड़ता है, एंड ऐसे केस में एक ऐसी मशीन आ चुकी है जहाँ पे आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सब कुछ पहले से ही रहता है। आपको सिर्फ उसमें अपना पेपर जो है वो वहाँ पे देना होता है, एंड उसमें छेद जो है वो खुद ब खुद हो जाता है। तो अब क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चेंज आया है, तो हमें इस चेंज के हिसाब से काम करना होगा। तो क्योंकि अभी काम करने के तरीके में ही चेंज आ चुका है, तो उस चेंज को भी हमें अपने लोगों को सिखाना पड़ेगा। वी हैव टू टीच आवर पीपल दैट चेंज ऑल्सो। वो चेंज भी हमें उन्हें सिखाना पड़ेगा कि पहले जब तुम हाथ से बना रहे थे, अब हाथ से बनाने से नहीं होगा, अभी तुम्हें मशीन से बनाना पड़ेगा। तो ये जो मशीन की ट्रेनिंग देना, इसे हम लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहते हैं। ओके। एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? अप्रेंटिस इज अ वर्कर हु स्पेंड्स अ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम अंडर अ सुपरवाइजर। मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब जब आप किसी के अंदर में रह करके काम सीखते हैं तो उसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जब CS या फिर CMA लोग बनते हैं तो उनके एग्ज़ाम के बाद उन्हें अच्छे खासे समय या फिर मैं अगर कहूँ तो 21 महीना के आसपास में या फिर 2-3 साल तक उन्हें एक सीनियर के अंदर में काम सीखना पड़ता है। तो ये जो काम सीखना होता है इसे हम लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होता है डिफरेंसेस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। की सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, रिक्रूटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो भैया ये बहुत आसान है, हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया है। सिलेक्शन मीन्स सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। रिक्रूटमेंट मीन्स चूजिंग रिक्रूटमेंट मीन्स चूजिंग द कैंडिडेट्स हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। सॉरी, ये उल्टा हो गया, ये यहाँ पे आएगा एंड ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे उल्टा हो चुका है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बता रहे हैं कि भैया तुम हमारे बिजनेस में काम करो, एंड उन्हें राजी करवा रहे हैं कि वो हमारे बिजनेस में काम करने के लिए एकदम से इच्छुक हो जाएं। एंड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को वहाँ पे राज़ी किया, जिन लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, उन एप्लीकेशंस में से कुछ लोगों को लेना,
उसे सिलेक्शन कहा जाता है। अब सिलेक्शन जो होता है उसका वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, वो हम समझ चुके हैं। एंड रिक्रूटमेंट जो होता है वो एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ये भी हमें पता है। सिलेक्शन का जो मेन एम होता है वो होता है एलिमिनेटिंग ऑल अनसूटेबल कैंडिडेट्स, जो भी हमारे बिजनेस के लायक नहीं हैं उनको निकालना, ये सिलेक्शन का मेन एम होता है। जबकि रिक्रूटमेंट का मेन एम क्या होता है कि सिर्फ लोगों को भर्ती करना, 100 लोग आए, 1000 लोग आए, जितने भी लोग आए उनको सिर्फ भर्ती करना, ये रिक्रूटमेंट का मेन एम होता है। जबकि सिलेक्शन का होता है कि जो जो उनमें से लायक नहीं है उनको बाहर निकाल दो। एंड रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या और सिलेक्शन में क्या होता है, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस प्रोसेस, ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड। अब सिलेक्शन में एक लिमिट रहता है कि हम सिर्फ इतने लोगों को ही लेंगे, इससे ज़्यादा लोगों को हम अपने बिजनेस में नहीं लेंगे। इट इज़ देयर इज़ अ लिमिट ऑन दैट, कि इसमें सिर्फ इतने लोगों को ही लिया जाएगा। जबकि रिक्रूटमेंट में ऐसा कोई भी लिमिट नहीं होता है। 1 आदमी, 4 आदमी, 4000 आदमी, 4 करोड़ आदमी, जितने भी आदमी चाहे वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन जो होता है वो रिक्रूटमेंट के बाद होता है, यहाँ पे ये फॉर नहीं होगा, ये आफ्टर होगा। इट इज़ डन आफ्टर रिक्रूटमेंट, एंड रिक्रूटमेंट जो है वो सिलेक्शन के पहले होता है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में फ़र्क। कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं, सुनने में तो एक ही जैसा लगता है, लेकिन जो उसमें एक फ़र्क क्या होता है। तो ट्रेनिंग जो होता है उसका काम होता है टू मेक वर्कर्स प्रोफिशिएंट इन देयर जॉब्स, जबकि डेवलपमेंट का होता है इट्स पर्पस इज टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हैंडलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल एंड चैलेंजिंग जॉब्स इन फ्यूचर। तो देखिए, ट्रेनिंग जो होता है वो एक काफ़ी नैरोअर टर्म होता है, एंड जो डेवलपमेंट होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उन्हें उनका काम सिखाना, टू टीच देम हाउ टू वर्क, दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रेनिंग। एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उन्हें काम तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी हम काम सिखाएंगे कि वो इससे भी बड़े बड़े काम कर सके। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना काम सिखाना, एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उससे भी ज़्यादा काम को संभाल पाए, ऐसे सिखाना। ओके, फिर है इट इज़ मेंट फॉर प्राइमरली फॉर नॉन मैनेजमेंट पर्सनल, इट इज़ मेंट प्राइमरली फॉर मैनेजरियल पर्पसेस। अब देखिए, जो ट्रेनिंग होता है वो उन लोगों को दिया जाता है जो कि हमारे बिजनेस में अभी तक नहीं है, जो कि बाहर में है, जिन्होंने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है, ट्रेनिंग उनको दी जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो उनको दी जाती है जिन्होंने काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ट्रेनिंग हम उसको नहीं देते हैं जिसने अभी तक बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं किया। जिसने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, डेवलपमेंट हम उसका नहीं करते हैं जिसने बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है। हम उसका क्यों करने जाएंगे? जिसने बिजनेस में काम किया है एंड हमें अगर ये लगता है कि ये और भी अच्छा काम कर सकता है, सो ऐसे केसेस में ताकि वो और भी अच्छा काम करे, हम उन्हें और भी अच्छा बनाने के लिए उनका डेवलपमेंट करते हैं। तो जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो काम उन्हें मेन काम करना है सिर्फ वो सिखाना, वो ट्रेनिंग कहलाता है। एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उस काम को छोड़ करके जो अगर और भी काम फ्यूचर में आते हैं तो वो सिखाना, उन्हें हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। फिर जो ट्रेनिंग होता है उसमें क्या होता है, हियर ऑन द जॉब मेथड सच एज अप्रेंटिसशिप कोचिंग आर यूज्ड। यहाँ पे जो मेन काम होता है वही सिखाया जाता है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है उसमें अलग अलग तरीक़ों से आपको डेवलपमेंट सिखाया जा सकता है। आपके ऊपर आपको लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, आपको ब्रेनस्टॉर्म मतलब आपके दिमाग में कुछ दिया जा सकता है, फिर आपको ट्रेन किया जा सकता है। मतलब सिंपल सा बात है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका पूरे तरीके से उसका विकास करना, जबकि ट्रेनिंग का मतलब होता है उसको काम सिखाना। फिर होता है इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्किल्स ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द वर्कर्स। अब देखिए, ट्रेनिंग में आपको कुछ अलग से नहीं सिखाया जाता है, जो आपको आता है सिर्फ वही आपको सिखाया जाता है, बस आपको प्रैक्टिस नहीं था तो इसीलिए आपको वो काम सीखने में मुश्किल लग रहा था। लेकिन ट्रेनिंग में आपको कुछ अलग से नहीं सिखाया जाता है, जो काम आप पहले से आप जानते हैं, जो काम आपको करना है, आपको बस वही काम सिखाया जाता है। जबकि ट्रेनिंग में जो होता है, जैसे अगर मान के चलिए कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर जो है वो डिज़ाइनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन वो डिज़ाइनिंग का क्वालिटी जिसमें है वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी
पैकिंग का काम कर रहा है, तो पैकिंग का काम जब उसे सिखाया जाएगा तो उसे हम लोग ट्रेनिंग कहेंगे, क्योंकि वो उसका मेन काम है। लेकिन उसका मेन काम को छोड़ के ताकि वो और लायक बन सके, उसके लिए जब काम उसे सिखाया जाएगा, जैसे अगर उसे डिज़ाइनिंग का काम सिखाया जाएगा तो उसे हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। अब जो ट्रेनिंग होता है वो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, एंड डेवलपमेंट जो होता है वो लंबे टाइम के लिए होता है। ट्रेनिंग इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, 2-3 महीनों के अंदर में आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो जब तक आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं वो तब तक आपका वहाँ पे डेवलपमेंट होता रहता है। सो सिंपल बात जो कि आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी एक नैरो टर्म है, जहाँ पे सिर्फ आपको जो मेन काम होता है सिर्फ वही मेन काम आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। मेन काम को छोड़ करके और कुछ भी अलग चीज़ आपको वहाँ पे सिखाई नहीं जाएगी। जबकि डेवलपमेंट में क्या होता है कि मेन काम तो आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो और भी अगर कोई ज़रूरी है जो कि आपके अंदर में और अच्छा हो सकता है, हम उसको भी आपको सिखाएंगे। सो ये था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में फ़र्क जो कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। एंड इसी के साथ साथ जो हमारा मेन आज का जो लेक्चर था वो ख़त्म होता है, एंड हमने आज एक ही दिन में एक ही चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। सो ये बहुत अच्छा है। एंड जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 15 फरवरी तक का भी हमें टाइम लगेगा। हम 15 फरवरी से पहले ही अपना ये जो टाइम है उससे पहले ही हम अपना जो लेक्चर है, जो हमारा क्रैश कोर्स है, वो हम उससे पहले ही कंप्लीट करवा लेंगे। ओके, सो ये 2-3 दिन से मैं इसके बारे में नहीं बता रहा था, बट आज मैं बता देता हूँ कि हमारे एक कॉमर्स पुराण नाम का बुक है जो कि आप सभी का आईएससी क्लास 12 का कॉमर्स का जितना भी ज़रूरत है उन सभी ज़रूरतों को ये पूरा करता है। इसमें सब कुछ है जो कि आपको अपने क्लास 12 कॉमर्स के लिए चाहिए, फ्रॉम द बेसिक्स टू द प्रो लेवल, इसमें सब कुछ है। तो अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये बुक आपके घर तक डिलीवर करवा के देंगे। एंड अभी क्योंकि ऑफ़र में है, एंड अभी सिर्फ लास्ट का 5 दिन और बचा है सिर्फ इस ऑफ़र का कि ये बुक आपको 200 रुपये में मिल रही है। 5 दिन बाद इस बुक का दाम 225 रुपया हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन आप इसे अभी के अभी ऑर्डर कर सकते हैं। सो ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे करके रखा हुआ है, एंड हम उसके बाद ये जो बुक है ये आपके घर तक डिलीवर करवा देंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अलग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एंड जय हिंद।